Hello Modians, welcome to the second video of our second chapter of federalism. One video we have already done and this is our second video where we are going to study the topic balance of power between central and state government. ठीक है, अभी तक हम ये डिस्कस करते आ रहे हैं कि फेडरलिज्म में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट. तो ये कैसे होता है? दिस बैलेंस ऑफ पावर इज़ एक्चुअली अ वेरी टफ बिकॉज इट डिफर्स फ्रॉम फेडरेशन टू फेडरेशन. हर फेडरेशन में एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो पावर्स का, इट इज़ नॉट एसेंशियल. फेडरेशन टू फेडरेशन ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स और वी कैन से द बैलेंस ऑफ पावर डिफर्स. ठीक है, सो बेसिकली देयर आर टू वेज ऑफ फॉर्मिंग अ फेडरेशन. एक फेडरेशन बनने के दो तरीके होते हैं. देयर आर टू रूट्स ऑल्सो, वी कैन से दैम रूट्स. एंड व्हाट आर दीज रूट्स? These are coming together federation and holding together federation. दोनों में क्या डिफरेंस है? Coming together, as the name suggests, that something is coming together. तो when the states, independent states, they come together and form a federation, and such type of federation is called coming together federation. In this type of federation, all the constituent units have equal power with the as compared to the federal government. जितना कि federal government के पास power है, central government के पास power है, उतना ही power constituent units के पास भी होता है. See, what is this? States that come together on their own to form a bigger unit. ठीक है, and are equally strong as compared to the federal government. They are equally strong like the federal government. ठीक, the examples are USA, Switzerland, Australia. Why do they come together? Independent states को क्या ज़रूरत पड़ी है? They come together for financial security and for the strength, for maintaining the strength of the country. इसकी वजह से वो एक मिलकर एक बड़ा फेडरेशन बना लेते हैं. ठीक है, लाइक यूएसए इज अ गुड एग्जांपल. हेयर मैनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स दे कम टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर यूनिट. और यहाँ पर सभी स्टेट्स के पास इक्वल पावर्स हैं. दे आर एज स्ट्रॉन्ग एज द फेडरल गवर्नमेंट. ठीक है, एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, इट इज़ जस्ट अपोजिट टू कमिंग टुगेदर. कमिंग टुगेदर में बहुत सारी यूनिट्स आके एक बिगर यूनिट बना रही हैं. जब एक बिगर यूनिट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स को अपनी पावर देते हैं तो उसको हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं. ठीक है, व्हाट इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन? अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट. ठीक है, पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज़ द नेशनल गवर्नमेंट, और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स में पावर को डिवाइड करने के लिए डिसाइड किया जाता है. दैट मीन्स द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड. Once previously it was a bigger unit and then it distributes its power to the constituent states. Then this type of federation is called holding together federation. Like in our country, जब हमारा country independent हुआ, then it became a country first and then different states were given powers like the state, जो state governments form हुई और उनको फिर पावर्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए. तो पहले क्या था? पहले एक कंट्री बना, बाद में स्टेट्स को पावर दी गई. तो इसलिए वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है. अदर एग्जांपल्स आर लाइक स्पेन, बेल्जियम. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. ठीक है, अ मैप इज ऑल्सो गिवन इन योर बुक. सी दैट मैप. हेयर द रेड कलर्ड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड रिप्रेजेंट्स द फेडरेशंस. इसमें जो भी रेड कलर का मार्क किया हुआ है मैप में, वो सभी फेडरेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एंड इन दैट यू कैन सी क्लियरली दैट सम ऑफ द बिगर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर फेडरल कंट्रीज. दे हैव फॉर्म्ड फेडरेशंस. इट्स अराउंड 25 कंट्रीज फ्रॉम 193 कंट्रीज जो हैं वो फेडरेशंस हैं. और 40% वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है दैट कम्स इन दीज 25 कंट्रीज. आ रहा है समझ में? जो टोटल पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, उसका 40% पार्ट जो है दैट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ दीज 25 कंट्रीज़. और यहाँ पर फेडरल सिस्टम को फॉलो किया जाता है, फेडरल सिस्टम को अपनाया गया है. ठीक है, नाउ वी कम टू अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर, India as a federal country. Why we call India a federal country, or we can say how India is a federal country. Why India is considered a federation. बहुत तरह तरह से different languages में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. The answer is one only, जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं. तो आपको ये अच्छे से समझना है. ठीक है, इंडिया को हम फेडरल कंट्री क्यों कहते हैं. Now what happened? Let's start with the constitution.
with the independence, जब independence हुई 1947 में, we knew that कि after independence जो था बहुत एक bloody partition था जिसके बाद इंडिया को proper independence मिला। तो वो सब चीज़ें देखने के बाद the drafters of the constitution were really worried कि country में unity को मेंटेन करना है इन स्पाइट ऑफ सो मच डाइवर्सिटी, क्योंकि ये जो पार्टीशन था ये किसके बेसिस था, फॉर बिटवीन द पीपल हु फॉलो अ पर्टिकुलर फेथ, तो उसको आगे चल के अवॉइड करना था, उसको नहीं आगे पनपने देना था। सो इट वाज अ बिग चैलेंज अमंग द ड्राफ्टर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो भी उस समय के पॉलिटिकल लीडर्स थे, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को फोर्सी करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें क्या लिखा गया, दैट इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, क्योंकि आप जब पहले जो मैप देखेंगे इंडिया का, बुक में जो दिया हुआ है उस मैप को अच्छे से ऑब्जर्व करना, इन दैट मैप एंड द प्रेजेंट डे मैप ऑफ इंडिया आर टोटली डिफरेंट, दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। आज की जो हमारे स्टेट्स हैं, इंडिपेंडेंस जब मिली थी तब वो स्टेट्स उस तरह से नहीं थे। ठीक है, दे वर प्रिंसली स्टेट्स, दे वर प्रोविंसेस, तो बहुत सारे डिफरेंसेस थे, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था पॉलिटिकल लीडर्स के सामने कि कैसे कंट्री को एक यूनियन बनाना है, कैसे उन्हें यूनाइट करना है, और उसके लिए क्या करना ज़रूरी था, मर्ज करना ज़रूरी था प्रिंसली स्टेट्स को। तो दिस मर्जिंग ऑफ प्रिंसली स्टेट्स को पूरे इस तरीके से करना कि कोई भी उसको ईज़िली एक्सेप्ट कर पाए और किसी को ऐसा ना लगे कि उनके साथ जो इनजस्टिस हुआ है, तो दैट वाज अ बिग चैलेंज। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आप यू मस्ट बी नोइंग कि जो प्रिंसली स्टेट्स का मर्जिंग है वो 1956 में हुआ है, जबकि इंडिपेंडेंस हमें कब मिल गई थी, 1947 में। तो अराउंड 9 ईयर्स के बाद ये मर्जिंग हुआ और प्रॉपर स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि इतना टाइम लग गया सब चीज़ों को एक साथ लाने में, प्रिंसली स्टेट्स को तैयार करने में कि उनकी मर्जिंग होनी है और उनको किन किन रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से मर्ज होना है। तो ऑल्दो दिस फेडरेशन वर्ड वाज नॉट इंक्लूडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरेशन वर्ड का यूज़ कहीं भी नहीं किया है ड्राफ्टर्स ने, बट व्हाट इज़ द थिंग, जो प्रिंसिपल्स जो फॉलो हो रहे हैं हमारी कंट्री को यूनियन बनाने के लिए, वो किसके फीचर्स हैं, फेडरलिज्म के, जो हमने अभी 7 फीचर्स लास्ट वीडियो में पढ़े थे। देयर आर 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो अभी हम उसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, तो यू विल गेट दिस क्लियर कि हमारी कंट्री जो है उसमें फेडरेशन वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बट आर इंडियन यूनियन, जो हमारी कंट्री है, जो यूनियन ऑफ स्टेट्स कहलाता है, उसको बनाने के लिए फेडरलिज्म के फीचर्स को, फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स को ही फॉलो किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट विल सी द डिफरेंट फीचर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। सबसे पहला पॉइंट क्या था, हमने फीचर्स में क्या पढ़ा था, व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट, दैट देयर विल बी 2 or more tiers of government. तो is that followed in India? Yes, it is exactly followed in India. In India we are having 2 tiers of government. स्टार्टिंग में जब इंडिपेंडेंस मिली थी तो 2 tiers ऑफ गवर्नमेंट थे, वन इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द अदर वन इज़ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो है वो क्या है, 2 tiers ऑफ गवर्नमेंट। और थर्ड जो टीयर है दैट इज़ द लोकल गवर्नमेंट, इट वाज एडेड लेटर, बाद में चल के थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट बनाया गया, बिकॉज इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, जो है कि डेमोक्रेसी का भी हम आगे इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि डेमोक्रेसी के लिए सेल्फ गवर्नमेंट यानी लोकल गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ द थिंग दैट टेक्स डेमोक्रेसी टू द डोर स्टेप ऑफ ईच हाउस। हर व्यक्ति को ये लगे कि हाँ वो डेमोक्रेसी में रह रहा है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि लोकल गवर्नमेंट हो या सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आए। तो उसके लिए थर्ड टीयर ऑफ लोकल गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो हमारी कंट्री में अभी कितने टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है, देयर आर 3 tiers ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री। कौन कौन से 3 tiers हैं, फर्स्ट वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकेंड वन इज स्टेट गवर्नमेंट एंड द थर्ड वन इज लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, the second feature of our federalism was, second feature क्या पढ़ा था हमने, that different tiers of the government have their own jurisdiction regarding legislation, taxation and administration. सबका जो jurisdiction है वो अलग अलग है, सबको अपना जो एरिया ऑफ रूल है दैट इज़ वेल डिफाइंड, और no government interferes in the working or in the legislative powers of the other.
ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स वो इंटरफेयर नहीं करती, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को के पावर्स में इंटरफेयर नहीं करती, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इट डजंट इंटरफेयर इवन विद द पावर्स ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। एवरी टियर ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन जुरिस्डिक्शन, क्लियर। तो ये सेकेंड वाला जो पॉइंट है, सेपरेट जुरिस्डिक्शन, दैट इज ऑल्सो फॉलोड इन आवर country. The third one is this कि the rights and the powers of each level of the government are constitutionally guaranteed. मतलब हर लेवल पे हर टियर ऑफ द गवर्नमेंट के जो पावर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड हैं। तो इंडिया में वो कैसे फॉलो होता है? इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन द पावर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट आर स्पेसिफिकली मैंशनड, और इसके लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है, थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स इज देयर, और वो थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? देयर आर सेपरेट लिस्ट फॉर ईच वन ऑफ दीज थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स इज देयर। इसको समझ लेते हैं कैसे। एक है हमारी कंट्री में यूनियन लिस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन में, नॉट इन कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं, दीज आर द सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, एंड इन फॉर दीज सब्जेक्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द लेजिस्लेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अलोन हैज़ द पावर टू मेक लेजिस्लेशंस ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स मेंशन किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उस पर लेजिस्लेशन बनाने का राइट किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। ओनली द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द राइट टू मेक द लेजिस्लेशंस ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर क्या चाहिए, इसमें वो सब्जेक्ट्स रखे गए हैं विच रिक्वायर अ यूनिफॉर्म पॉलिसी अक्रॉस द कंट्री। पूरी कंट्री में एक जैसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए इन सब्जेक्ट्स को लेकर, इसीलिए इनको यूनियन लिस्ट में रखा गया है। और इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं, दीज आर लाइक डिफेंस हो गया, बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, फॉरेन अफेयर्स है, all these things are kept in this union list. You are getting it? Second one is the state list. State list, as the name suggests, state list में वो subjects रखे गए हैं जिन पर legislations बनाने का right किसके पास है? The state government, because these are the matters of day-to-day administration and therefore these subjects are mentioned in state list, जिस पर कि किसको legislations बनाने का right है? The state government, ठीक है। इसमें किस तरह के subjects रखे गए हैं? like education, police, agriculture, these things are kept in the state list, जिसमें irrigation, trade, commerce, these subjects are mentioned in state list. The state government alone has the right to make legislations on these subjects. इसके अलावा और भी बहुत सारे subjects हैं. There are 66 subjects in state list, और इसके ऊपर जो right है वो किसके पास है legislations बनाने का? state list के पास, union गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पास, एंड यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरफेयर इन दीज पावर्स, ठीक है। और थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में देयर आर सम सब्जेक्ट्स जिस पर स्टेट गवर्नमेंट एंड central government both have the rights to make legislations which affect the policies on these. There are some subjects, the policies on which affect both the nation as well as a particular state. तो ऐसे subjects के ऊपर laws बनाने का अधिकार दोनों के पास होता है, ठीक है। Some important subjects of these are like forest, trade union, marriage, adoption. ये जो सब्जेक्ट्स हैं इसके ऊपर राइट्स both the state government and central government can make legislations on these subjects. लेकिन if there is a conflict between the laws of the central and the state government, the law of the central government will prevail.
आ रहा है समझ में? अगर किसी तरह का कोई कॉन्ट्रडिक्शन है, किसी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट है दोनों के लॉज के बीच में, तो किसका लॉ प्रिवेल होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का. सो दिस इज़ अबाउट कॉन्करेंट लिस्ट. कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं, बोथ द गवर्नमेंट्स, बोथ द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट हैव द power to make laws on legislations on these subjects, but if there is any conflict between the laws of the central government and state government, the law of central government will prevail. किसका लॉ मान्य होगा, किसका लेजिस्लेशन मान्य होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का. ठीक है. इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आए. ठीक है. These subjects were not there when the constitution was made, like computer software, the laws related to computer software, or we can say cyber law, cloning का जो law है, all these subjects were not present at the time when constitution was made. तो ऐसे subjects को का क्या कहा जाता है? Residuary subjects कहा जाता है. These subjects are residuary subjects और इनके ऊपर लॉ बनाने का राइट किसके पास है? दीज आर ऑल्सो मैंशन नाउ इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ऑल द राइट टू फॉर्म लेजिस्लेशंस ऑन दीज रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स. क्लियर? रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बनाने का राइट किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, national government के पास. So these are the specifications in the constitution which clearly divide the जो उनका distribution of powers है between the central and the state government. ठीक है. This is a threefold distribution of legislative powers. So this is clearly mentioned, and therefore we say that state government and union government are independent of each other. They are not answerable to each other, and they have the power to make legislations on particular subjects. ठीक है. अब next हमारा जो feature है वो क्या कहता है कि the changes in the fundamental provisions of the constitution require the consent of both the levels of government. This is exactly followed in our country, that the change in fundamental provisions of the constitution require the consent of both the governments. What does this mean? कि फंडामेंटल प्रोविज़न में अगर कोई चेंज करना है गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोथ द हाउसेज हैव टू पास दिस प्रपोजल बाय मेजॉरिटी, एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी से दोनों हाउसेज में ये प्रपोजल पास होगा. उसके बाद एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स की से रेटिफाई होगा. देन ओनली दिस चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी मेड. किसी भी अमेंडमेंट के लिए, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर अमेंडमेंट करना है, कोई सुधार करना है, कोई नया प्रोविज़न करना है, कोई चीज़ ऐड करनी है या कोई चीज़ हटानी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दैट द प्रपोजल शुड बी पास्ड विथ 2/3 मेजॉरिटी बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट से ये पास होना चाहिए 2/3 मेजॉरिटी से, और उसके बाद ये स्टेट्स के पास रेटिफिकेशन के लिए भेजा जाता है, रेटिफाई करने के लिए उसको भेजा जाता है, और एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स उसको रेटिफाई करेंगे. देन ओनली द change in the provision of the constitution can be made. You are getting it? So this feature is also followed by our country. इसीलिए हम अभी ये पढ़ रहे हैं कि how our country is a federal country. तो ये 4 फीचर्स तो हमने पढ़ लिए. नेक्स्ट फीचर क्या है? नेक्स्ट फीचर इज दिस, that court plays an important role in what? Wait, one thing we have left, that in this, that all the states, as we have studied that India is a holding together federation. हमने ये पढ़ा कि इंडिया एक holding together federation है. ये एक पॉइंट बीच में छूट गया था
कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में व्हाट इज़ द थिंग दैट ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स इज नॉट मैंडेटरी इन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. तो इन आवर कंट्री ऑल्सो देयर आर सम स्टेट्स हु हैव गॉट स्पेशल powers and some of the states, some of the units have got very little power. इन दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं. The states of नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं लाइक असम, नागालैंड, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, इनको व्हाट स्पेशल पावर्स हैं अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 371. कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 371 में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिसके थ्रू इनको स्पेशल पावर्स हैं. एंड दीज स्पेशल पावर्स आर बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द लैंड राइट्स ऑफ द इंडिजिनस पीपल. जो वहाँ के इंडिजिनस लोग हैं, जो वहाँ के रहने वाले नेटिव लोग हैं, जो वहाँ के ट्राइबल लोग थे उस समय के, उनका जो लैंड राइट है, दैट मीन्स उनके जो प्रॉपर्टी खरीदने का जो राइट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एंड उनको गवर्नमेंट सर्विसेज में प्रेफरेंस देने के लिए ये स्पेशल पावर्स उनको दिए गए हैं, ठीक है. द सेंट्रल जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं, द स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज, द पीपल ऑफ इंडिजिनस पीपल ऑफ दीज स्टेट्स आर गिवन प्रेफरेंसेस इन दीज गवर्नमेंट सर्विसेज. और वहाँ पर जो लैंड खरीदने का राइट है, जो प्रॉपर्टी खरीदने का राइट है, दैट इज़ विद द पीपल ऑफ नेटिव पीपल ऑफ दैट स्टेट ओनली. मतलब कोई बाहर का जो व्यक्ति है, दूसरे स्टेट का व्यक्ति है, वो वहाँ पर प्रॉपर्टी या लैंड नहीं खरीद सकता. दिस इज़ टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर, टू प्रोटेक्ट देयर लैंड राइट्स, टू प्रोटेक्ट देयर एथनिसिटी. वहाँ के लोगों की जो, बिकॉज दैट वाज अ बैकवर्ड पार्ट ऑफ आवर कंट्री. जो उस समय जब इंडिपेंडेंस हुई थी तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो थे, दे आर बैकवर्ड स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री. तो उनको आगे लाने के लिए, वहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं उनको, इंडिजिनस लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, इट वाज वेरी इम्पॉर्टेंट टू कीप दिस प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो उसके लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन रखे गए थे, ठीक है, आर्टिकल 371 में. एंड द सेकेंड वन जो हम बात कर रहे हैं कि सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैव वेरी लिटिल पावर एंड दीज आर नॉट पर्टिकुलरली कंसिडर्ड एज स्टेट. क्यों? क्योंकि ये एरिया वाइज जोग्राफिकली जो उनका एरिया है, दैट इज़ वेरी स्मॉल, दे आर वेरी स्मॉल यूनिट्स ऑफ द कंट्री. एंड मोर ओवर जो उनका जो कल्चर है वो इस तरह का है कि दैट दे कैन नॉट बी मर्ज विद अदर स्टेट्स. तो इसीलिए उनको एक इस अलग एंटाइटी के रूप में इंडियन यूनियन में रखा गया है. एंड दीज यूनिट्स आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरी. ऐसे यूनिट्स जो कि बहुत छोटे हैं, जिनको एक इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा नहीं दिया जा सकता और उन्हें किसी स्टेट के साथ मर्ज भी नहीं किया जा सकता, तो उनको क्या कहते हैं? यूनियन टेरिटरीज़ कहते हैं. एंड दीज यूनियन टेरिटरीज़ आर अंडर द रूल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द यूनियन गवर्नमेंट. यूनियन गवर्नमेंट हैव द स्पेशल पावर्स टू रूल दीज यूनियन टेरिटरीज़. उनको ये स्पेशल पावर्स हैं, वो यूनियन टेरिटरीज़ को रूल करते हैं. दीज यूनियन टेरिटरीज़ डू नॉट हैव देयर state government, do not have their government. Delhi is an exception. Apart from Delhi, other union territories, you know the names of the union territories. बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं. What are these names? हमारी कंट्री में at present there are 8 union territories. लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव. Recently Kashmir and Ladakh are also इंट्रोड्यूस्ड एज द यूनियन टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री. उनको स्टेट से हटाकर यूनियन टेरिटरीज़ का स्टेटस मिला है. सो ऑल दीज यूनियन टेरिटरीज़ आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, एक्सेप्ट दिल्ली. दिल्ली हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट, नॉट बीइंग अ स्टेट. वो स्टेट नहीं है, वो एक यूनियन टेरिटरी है, बट स्टिल इट इज़ हैविंग इट्स ओन गवर्नमेंट. तो ये जो चीज़ें हैं, दीज आर पार्ट ऑफ आवर फेडरेशन. That some states are getting some special powers and some states are under the direct control of, some units are under the direct control of union government. ठीक है. फिर हमारा जो नेक्स्ट पार्ट था, जो हम कोर्ट वाली ये चेंज इन द फंडामेंटल प्रोविजंस पढ़ लिया हमने. इसके बाद फिफ्थ पॉइंट इज कि कोर्ट
जुडिशरी का जो रोल है, ठीक है। कोर्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने पढ़ा था ना। इट वॉज द फीचर ऑफ फेडरलिज्म एंड दैट इज़ वॉट एग्जैक्टली इज़ फॉलोड इन आवर कंट्री, कि हमारी कंट्री में भी जो जुडिशरी है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ हैज़ द पावर टू ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द जुडिशरी, इट इज़ द पावर ऑफ द जुडिशरी कि वो इस चीज़ को ओवरसी करे, इस चीज़ को टेक केयर करे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं दे रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, और यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो फॉलो हो रहा है या नहीं, वो इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं, दैट इज़ अंडर द powers of judicial powers of courts. High Court and the Supreme Court has the authority to interpret the constitution and to see कि दोनों का जो implementation है provisions का वो हो रहा है या नहीं। In case अगर कोई dispute है, कोई conflict है powers के distribution में, तो that is solved by the judiciary। एंड इसमें भी सुप्रीम पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। अल्टीमेट पावर लाइज विद द सुप्रीम कोर्ट एंड द डिसीजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सो दिस फीचर इज ऑल्सो फॉलोड एंड द नेक्स्ट वन इज दैट द फेडरल सिस्टम हैज़ ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स। सॉरी, एक और है क्या? सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ बोथ द गवर्नमेंट्स, द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज द sources of revenue, these are specifically mentioned in our constitution। दोनों के जो sources of revenue हैं, कौन से taxes किसको levy करने हैं, the levying of the taxes is clearly specified in the constitution। but अब नई चीज़ क्या introduce हो गई है, that from 1st July 2017 a new tax, that is goods and services tax, GST has been introduced by the central government। और इस टैक्स के ये जो टैक्स है इसमें क्या होता है, दैट both many of the taxes are merged together and there is a uniform tax in our country except a few। कुछ ज़्यादातर जो टैक्सेस है वो यूनिफॉर्म हो गए हैं कुछ चीज़ों को छोड़कर, और ये जो टैक्स का रेवेन्यू कलेक्शन होता है दैट इज़ लेटर ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। उसमें वो पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। सो द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू आर क्लियरली मेंशन, मतलब दोनों के पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है। द स्टेट गवर्नमेंट इज़ नॉट डिपेंडेंट फॉर फंड्स ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। वो अपने जो रेवेन्यू है वो उसको खुद जनरेट करती है। क्लियर? सो दिस इज़ अबाउट हाउ इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री। इंडिया एक फेडरल कंट्री कैसे है ये हमने कंप्लीट कर लिया। सो रिमेनिंग पार्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।